Hello everyone, welcome to Entire Science. So in this playlist, I have started the complete course of physics for class 10 ICSE student. So let's start. The chapters that we will go through are force, work power energy, machine, light, sound, electricity, magnetism, heat and modern physics. तो यहां पे मैं ये 9 चैप्टर्स को कवर अप करने वाला हूं और बोर्ड्स के रिगार्डिंग सारी चीजें कवर अप करूंगा। एक एक टॉपिक, सारे कॉन्सेप्ट, थ्योरी, न्यूमेरिकल्स और लास्ट ईयर के बोर्ड्स के क्वेश्चन भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो पहला चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं फोर्स के बारे में कुछ बेसिक चीजें समझा देना चाहता हूं कि फोर्स होता क्या है। तो हमारे कोर्स में जो फोर्स के बारे में हमें बताया गया है वो मोशन से स्टार्ट किया गया है, पर उससे पहले हमें फोर्स को समझना जरूरी है कि व्हाट इज फोर्स। तो फोर्स क्या होता है? फोर्स, अगर मैं किसी बॉडी को या ऑब्जेक्ट को पुश करूं या पुल करूं तो वो एक फोर्स कहलाता है। ये तो बहुत बेसिक सी डेफिनेशन है फोर्स की कि किसी भी बॉडी को या तो मैं पुश करूं या पुल कर दूं, वो एक फोर्स कहलाता है। जैसे यहां पे डायग्राम में ये पर्सन कार को क्या कर रहा है? पुश कर रहा है। हम लोग अपने डेली लाइफ में काफी चीजों को पुश भी करते हैं, पुल भी करते हैं। इट मींस फोर्स हम लोग कॉन्टिन्यूअसली अप्लाई करते रहते हैं ऑब्जेक्ट्स के ऊपर। तो फोर्स हमारे लिए बहुत बेसिक सी चीज है जो हम लोग डेली करते भी हैं। तो यहां पे देखो कि पर्सन कार को क्या कर रहा है? पुश कर रहा है, और यहां पे ये सेकंड पर्सन पुल कर रहा है। तो पुश और पुल का एग्जांपल डायग्राम से समझने के लिए देखो, ये इसको पुश कर रहा है, ये इसको क्या कर रहा है? पुल कर रहा है। तो ये तो एक बेसिक सी डेफिनेशन हो गई जिसके हमें पता चलता है कि फोर्स क्या होता है। अगर मैं फोर्स को थोड़ा सा डिस्क्राइब करूं डिटेल में, तो फोर्स क्या होता है? इज अ फिजिकल कॉज, मतलब वो एक फिजिकल कॉज होता है जिसके थ्रू या तो किसी बॉडी का शेप या साइज चेंज होगा या तो उसका स्टेट। तो किसी भी बॉडी के ऊपर मैं अगर फोर्स को अप्लाइड करूंगा तो उसका शेप या साइज भी चेंज हो सकता है। एंड सेकेंड, उसका स्टेट, मतलब कि रेस्ट से मोशन या मोशन से वो रेस्ट में जाएगा। जैसे कि यहां पे एक लड़का ट्रॉली को क्या कर रहा है? आगे की तरफ पुश कर रहा है। आगे की तरफ पुश करने के लिए उसके ऊपर क्या कर रहा है? फोर्स लगा रहा है, और फोर्स लगाने के वजह से वो बॉडी क्या कर रही है? मूव कर रही है आगे की तरफ। अब आगे की तरफ मूव कर रही है मतलब कि स्टेट ऑफ रेस्ट से वो किस में जा रही है? मोशन में। कॉन्टिन्यूअसली उसके ऊपर फोर्स अप्लाइड हो रही है और ट्रॉली आगे की तरफ मूव कर रही है, मतलब उसकी फोर्स की डायरेक्शन इधर है और वो स्टेट उसका क्या है? रेस्ट से मोशन में। मान लेते हैं ट्रॉली पहले रेस्ट में रही होगी, फिर मोशन पे आ गई। जैसे हमारे स्टडी टेबल की ड्रॉल्स होती हैं, उसमें जो हम लोग ड्रॉल को बाहर खींचते रहते हैं, अलमीराज की ड्रॉल्स होती हैं, उसमें हम लोग फोर्स अप्लाइड करते हैं तो पुश पुल करते हैं। मतलब जब मैं ड्रॉल को पुल करूंगा तो मैं उसके अपने डायरेक्शन की तरफ क्या करूंगा? फोर्स अप्लाइड करूंगा। डायग्राम में देखो, अपनी तरफ जब मैं फोर्स को अप्लाइड करूंगा तो ड्रॉल क्या हो जाएगा? बाहर निकल आएगा। तो ये मेरे पास पुल और पुश के एग्जाम्पल हो गए। अब रेस्ट या मोशन का मतलब क्या होता है? रेस्ट एंड मोशन का मतलब कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में या रेस्ट से मोशन में आ सकती है या मोशन से रेस्ट में जा सकती है, उसके लिए भी हमारे पास रिक्वायर्ड क्या होता है? फोर्स होता है। तो इन डायग्राम यहां पे एक गर्ल बॉल को पहले हिट कर रही है स्मॉल, मतलब कि उसने बॉल के ऊपर क्या अप्लाइड की? फोर्स अप्लाइड की। तो आफ्टर सम टाइम वो बॉल थोड़ा सा आगे, मतलब अपनी उसने जगह को, पोजीशन को चेंज किया। पोजीशन चेंज होने की वजह से हमें क्या समझ में आ रहा है कि बॉल रेस्ट से किस में जा रही है? मोशन के अंदर। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि फोर्स शेप और साइज को भी चेंज कर सकता है और किसको? स्टेट को भी। तो यहां पे डायग्राम में देख लो, स्प्रिंग को मैंने फोर्स अप्लाइड करूंगा तो स्प्रिंग का मैं क्या कर रहा हूं? साइज चेंज कर रहा हूं। साइज चेंज करने के लिए मुझे उसको एक रिक्वायर्ड फोर्स देनी पड़ेगी जिसके थ्रू वो कंप्रेस हो जाएगी। तो एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि किसी भी बॉडी में स्टेट उसका चेंज या शेप या साइज को चेंज करने के लिए मुझे एक रिक्वायर्ड फोर्स देनी पड़ेगी। अगर उससे कम फोर्स होगी तो वो उसमें स्टेट या शेप और साइज चेंज नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे स्टडी टेबल पे बुक रखी हुई है, उसको मुझे उठाना है, तो मुझे एक रिक्वायर्ड फोर्स ही तो अप्लाई करनी पड़ेगी, तभी तो उस बुक को उठा पाऊंगा मैं। तो हम लोगों को फोर्स को एक मैग्नीट्यूड या जितनी रिक्वायर्ड रहती है उतनी हमें उसको बॉडी को देना पड़ता है, तभी वो अपना शेप, साइज या स्टेट चेंज कर सकता है। तो फोर्स के बारे में डेफिनेशन उसके पता रखना, और एक एग्जांपल जो तुम याद कर सकते हो। डेली लाइफ के एग्जांपल बहुत सारे हैं, यहाँ पे मैंने कुछ डिस्कस कर लिए, चाहो तो कोई भी एग्जांपल फोर्स के लिए याद कर सकते हो। अब बात करते हैं इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। अब जो मैंने पीछे इफेक्ट समझाया उसको थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं कि इफेक्ट ऑफ फोर्सेस क्या होते हैं, फोर्स जनरली काम कैसे करता है। पहला, रेस्ट और मोशन। व्हाट इज रेस्ट और मोशन? मींस किसी ऑब्जेक्ट
कि मैं स्टेट को चेंज कर सकता हूं। मतलब यहां पे डायग्राम में देखो, बॉल को मैंने क्या किया, थ्रो किया। अगर कोई क्रिकेटर बॉल को थ्रो करता है, इट मींस बॉल रेस्ट से किस में जाती है, मोशन में जाती है। और यहाँ पे जो एक लड़का है वो टायर को कंटिन्यूअसली क्या कर रहा है, हिट कर रहा है, जिसकी वजह से टायर आगे की तरफ मूव कर रहा है। अब जितना ज्यादा उस पर मैं टायर को हिट करूंगा, उतने तेजी से उस पर मोशन क्या होगा, टायर इतनी तेजी से मोशन करेगा। इट मींस कि हमारे मैग्नीट्यूड, फोर्स का मैग्नीट्यूड भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होता है, क्योंकि जितना ज्यादा फोर्स अप्लाइड किया जाएगा उतना ज्यादा उस बॉडी के स्टेट में चेंज आएगा। तो ये भी चीज थोड़ी सी याद रखना कि अगर मैं बॉल को कितनी तेजी से फेंक रहा हूं, मैग्नीट्यूड क्या है मेरे पास फोर्स का, वो इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है हमारे पास। नेक्स्ट, बहुत सारे और एग्जांपल्स यूज कर सकते हो, जरूरी नहीं है जो मैंने यहाँ डायग्राम में शो किए हैं। हम लोग जितने भी काम करते हैं रेस्ट से मोशन में, अब मुझे चलना है, मान लो मैं सिटिंग पोजीशन में, मुझे रनिंग करनी है अचानक से, तो मैं रेस्ट से किस में जाऊंगा, मोशन में। तो ये मेरे पास एग्जांपल है इफेक्ट ऑफ फोर्स का पहला, की स्टेट ऑफ रेस्ट से मोशन में कैसे जाता है। रेस्ट और मोशन का जो बेस्ट एक्सप्लेनेशन है हमारे पास न्यूटन्स फर्स्ट लॉ में। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ अगर थोड़ा सा 9th का रिकॉल करोगे दिमाग में, तो ये चीज समझ में आएगी कि मैं रेस्ट और मोशन किसकी बात कर रहा हूं। आगे बढ़ते हैं। अब इट कैन चेंज द शेप और साइज ऑफ अ बॉडी। मैंने डेफिनेशन में जस्ट क्लियर किया कि उसकी बॉडी का शेप या साइज भी क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। तो हम लोग डेली लाइफ में बहुत सारे ऐसे काम करते हैं कि ऑब्जेक्ट के शेप या साइज पे हम लोग फोर्स अप्लाइड करते हैं और वो चेंज होता है। जैसे अगर हमारी मदर्स जो होती हैं, वो जो आटा होता है उसको मैश करती हैं, तो आटे को जो मैश किया जाता है तो उसके ऊपर फोर्स अप्लाइड करती है। डायग्राम में देखो, उसके ऊपर जब फोर्स अप्लाइड होता है तो आटा अपनी पोजीशन को क्या करता रहता है, चेंज करता रहता है। इससे क्या हो रहा है, जितनी ज्यादा मैं उस पर फोर्स लगाऊंगा उतनी ज्यादा वो क्या होगा, अपनी पोजीशन को चेंज करेगा। दूसरे डायग्राम में देख लो यहाँ पे कि एक इंसान साइकिल के ऊपर जब बैठता है तो स्प्रिंग्स उसकी क्या हो जाती है, नीचे की कंप्रेस हो जाती है। पुराने जमाने वाली जो एटलेस साइकिल आती थी, अभी भी आती है, दूध वाले जो यूज करते हैं या साइकिल जो लोग वो वाली चलाते हैं, आजकल बच्चे तो जनरली मॉडर्न साइकिल चलाते हैं। तो वहां पे होता क्या है कि जब हम लोग उसके ऊपर बैठते हैं, शॉकर्स जो होते हैं, शॉकर्स समझ सकते हो उसको, तो यहाँ पे स्प्रिंग को देखो, जैसे ही हम इंसान उसके ऊपर बैठा, वो शॉकर्स क्या हो गए, नीचे की तरफ प्रेस हो गए, जिसके वजह से उसका शेप क्या हुआ, चेंज हुआ। अगर मैं इसका एग्जाम्पल बेस्ट दूं तो उसके लिए क्या है, इलास्टिक कोई बॉडी, इलास्टिक बॉडी जैसे कि रबर। अब यहाँ पे रबर को जब हम लोग खींचते हैं तो वो क्या होता है, अपने साइज को चेंज करता है। मतलब उसका नेचर ही होता है कि उसको हम लोग स्ट्रेच करने के लिए यूज ही करते हैं। अब मैं उसके ऊपर एक रिक्वायर्ड फोर्स लगाऊंगा, जितनी ज्यादा रिक्वायर्ड फोर्स लगाऊंगा उसके ऊपर, मतलब जितनी फोर्स लगाऊंगा उसको स्ट्रेच करने के लिए, उतना ही वो स्ट्रेच होगा। पर एक और चीज, अगर मैं लिमिट से ज्यादा फोर्स अप्लाई कर दूं तो वो रबर टूट भी जाएगी। तो ये चीज याद रखना कि फोर्स का मैग्नीट्यूड उस ऑब्जेक्ट या उस बॉडी के अकॉर्डिंग लगाना होता है। अगर बहुत बड़ी बॉडी है तो उसको मोशन या रेस्ट में लाने के लिए भी मुझे ज्यादा बॉडी लगानी, फोर्स लगाना पड़ेगा, या तो उसके शेप और साइज को चेंज करने के लिए भी मुझे फोर्स अपने मैग्नीट्यूड, मतलब कि उसके साइज पे भी डिपेंड करता है कि साइज कितना, उसके हिसाब से भी हम लोग उस पर यूज करते हैं। नेक्स्ट, व्हाट आर काइंड ऑफ फोर्सेस। काइंड ऑफ फोर्सेस क्या होती हैं, जनरली फोर्स को हम लोग दो टर्म्स में पढ़ते हैं, पहला कॉन्टैक्ट फोर्स एंड दूसरा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। व्हाट आर कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। फर्स्ट, द फोर्स विच आर अप्लाइड ऑन द बॉडीज बाय मेकिंग अ फिजिकल कॉन्टैक्ट। मतलब कि फोर्स जब दो किसी बॉडीज के कॉन्टैक्ट पे होने पे लगे, उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स। तो कॉन्टैक्ट फोर्स जब दो बॉडीज एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आती हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स वो होती हैं जो बॉडी बिना टच के भी एक्सपीरियंस करे, उसको हम लोग बोलते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अब दोनों को थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा, ध्यान से समझना कितने टाइप की कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट टाइप ऑफ फोर्सेस होती हैं, उसको जरा समझ लेते हैं। पहला हमारे पास है फ्रिक्शनल फोर्स। तो फर्स्ट टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स इज फ्रिक्शनल फोर्स, और ये बहुत इंपॉर्टेंट फोर्स होती है क्योंकि इसके वजह से हम लोग बहुत सारी चीजों को कर पाते हैं। मतलब हमारी पॉसिबिलिटी, इस फोर्स के वजह से हम लोग चल पाते हैं, वॉक कर पाते हैं, और जितने भी हम लोग चीजें करते हैं जहां पे फोर्स अप्लाइड होती है वहां पे फ्रिक्शन जरूर लगता है। फ्रिक्शन लगने का मतलब है कि एक बॉडी दूसरे बॉडी के कांटेक्ट में जब आती है और जिस डायरेक्शन में हम लोग फोर्स लगाएंगे उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाइड हो जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। ये हमारे पास क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स का एग्जांपल। तो बुक में यहां पे एग्जांपल समझा देता हूं। अगर मुझे बुक को क्या करना है, पुश करना है, तो बुक को पुश करूंगा इस डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में जब मैं बुक को पुश करूंगा तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स अराइज हो जाएगी, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। और फ्रिक्शनल फोर्स ही वो फोर्स है जिसके वजह से अगर कोई बॉल को मैं फेंकता हूं, तो अगर मैं फ्लोर पे कोई बॉल को फेंक देता हूं तो वो बॉल एक सर्टेन टाइम के जाने के बाद क्या हो जाती है, रुक जाती है। क्यों?
क्योंकि उसके ऊपर फ्रिक्शन लगता है। जिस डायरेक्शन में मैंने फोर्स बॉल को थ्रो किया है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगती है, जिसके वजह से बॉल एक सर्टेन टाइम बाद क्या हो जाती है, रुक जाती है। तो फ्रिक्शन फोर्स कुछ इस तरीके से काम करती है। नेक्स्ट है मस्कुलर फोर्स। व्हाट इज मस्कुलर फोर्स? हम लोग कोई भी एक्टिविटी करते हैं, जैसे कि रनिंग करनी है, वॉक करना है, सिटिंग पोजीशन में बैठे रहते हैं या लेटते हैं, तो उन सारी चीजों के लिए हमारी मसल्स एक एक्शन क्रिएट करते हैं जिसको हम लोग मस्कुलर फोर्स बोलते हैं। मींस हमारी मसल्स भी क्या क्रिएट करके हमें देती हैं, फोर्स, जिसको हम लोग मस्कुलर फोर्स के नाम से जानते हैं। तो अगर मैं बात करूं डायग्राम में, देखो यहाँ पे दोनों ये जो बुल्स हैं उनको इस वेट को उठाने के लिए क्या करना पड़ रहा है, फोर्स लगानी पड़ रही है। मतलब अपनी मसल से वो लोग फोर्स क्रिएट करनी है जिसको मस्कुलर फोर्स बोलते हैं, और उसी के वजह से कार्ट आगे की तरफ मूव हो पा रहा है और उसके ऊपर इतना सारा लोड रखा हुआ है। लोड पे देखो एक इतना सारा वेट रखा हुआ है और उसके ऊपर एक पर्सन बैठा है जो चला रहा है उसको। तो बुल्स को इतना ज्यादा मस्कुलर फोर्स क्रिएट करना पड़ेगा जिसके वजह से वो क्या हो सके, आगे मूव हो सके। हमारे साथ भी सेम यही चीज होती है, जब हम लोग वॉकिंग करते हैं तो हमारी मसल्स फोर्स जो लगाती हैं वो कम क्रिएट करती हैं। बट एक सर्टेन टाइम बाद होता क्या है कि जब हमें रनिंग करनी है तो मेरी मसल्स ज्यादा एक्शंस करती हैं, और ज्यादा एक्शन करेंगे तो ज्यादा मस्कुलर फोर्स को वो क्रिएट करती हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ फोर्स इज नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स क्या होता है? जैसे फ्रिक्शन फोर्स हम लोगों ने पढ़ा कि जब एक बॉडी दूसरे बॉडी के कांटेक्ट में आती है तो अपोजिट में एक फोर्स लगता है, सेम उसी तरीके से जब एक बॉडी को मैं रखूं और उसके डाउनवर्ड में ग्रेविटी की वजह से वो नीचे की तरफ जाएगा, मतलब ग्रेविटी उसको अपनी तरफ खींचेगा, और उसके जस्ट अपोजिट में एक फोर्स अराइज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। तो जब भी कोई बॉडी अप से डाउन मतलब डाउनवर्ड फोर्स उस पर अप्लाइड होती है ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी का एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं बिकॉज ग्रेविटी की वजह से नीचे बॉडीज जाती है, तो ग्रेविटी के टर्म्स में नॉर्मल रिएक्शन फोर्स को ज्यादातर पढ़ा जाता है। और भी रिएक्शन और भी चीजों में हम लोग उसको पढ़ते हैं, टेंशन के टर्म्स में जब कोई स्ट्रिंग स्ट्रेच होती है तो वो चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है। तो बेसिक एग्जांपल अगर मैं बोलूं नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का, तो ग्रेविटी के अगेंस्ट जो फोर्स लगती है उसको क्या बोला जाता है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बोला जाता है। तो डायग्राम में देखो यहाँ पे एक ब्लॉक रखा हुआ है हैंड पे, तो मेरे हैंड पे अगर ब्लॉक रखा हुआ है तो नीचे की तरफ क्या लगेगी, उसके वेट की वजह से ग्रेविटी उस पर फोर्स लगाएगी, और उसी को बैलेंस करने के लिए एक और फोर्स अराइज हो जाती है जिसको बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। नेक्स्ट है फोर्स एक्सर्टेड बाय स्प्रिंग। अब फोर्स स्प्रिंग की वजह से जो एक्सर्ट होती है वो भी एक टाइप की कांटेक्ट फोर्स होती है। देखो कैसे, अब स्प्रिंग को अगर मैं एक तरीके से एक एज से क्या कर दूं, फिक्स कर दूं, और दूसरे एज से मैं उसको फोर्स अप्लाइड करूं, तो स्प्रिंग का साइज चेंज होगा। स्प्रिंग का साइज चेंज होगा, जितना ज्यादा स्प्रिंग का साइज चेंज होगा उतना ज्यादा उसके अंदर फोर्स क्या हो जाएगी, स्टोर्ड हो जाएगी। मींस उसके अंदर एक फोर्स स्टोर होती है जिसको हम लोग बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। तो जब भी स्प्रिंग को हम लोग स्ट्रेच आउट करेंगे या कंप्रेस करेंगे तो उसमें एक फोर्स स्टोर हो जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स, और स्प्रिंग्स इसी फिनोमिना पे काम करती हैं। नेक्स्ट, फोर्स एक्सर्टेड ड्यूरिंग कोलिजन। अभी तो हम लोगों ने चीजों को समझा कि दो कांटेक्ट में फोर्स बॉडी आती है तो वहां पे फ्रिक्शनल और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अप्लाइड होता है। तो बट अगर कोई बॉडी मोशन में है और तब कांटेक्ट में है तो वहां पे एक और फोर्स अप्लाइड होती है जिसको हम लोग बोलते हैं फोर्स एक्सर्टेड ड्यू टू कोलिजन। अगर दो बॉडीज मूव कर रही हैं और मूविंग के बाद वो स्ट्राइक करती है, एक दूसरे को हिट करती हैं, तो उसके वजह से फोर्स क्रिएट होती है जिसके वजह से जिस डायरेक्शन में वो बॉडी मूव होते हुए आ रही है, मान लो ए बॉडी इस डायरेक्शन में है, बी इस बॉडी डायरेक्शन में है, जब वो दोनों हिट होंगी तो उनकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। डायरेक्शन चेंज, इस डायरेक्शन में क्या होने लगेंगे, वो मूव करेंगे। ये होता क्यों है, क्योंकि जब दो बॉडी हिट होती हैं तो वो अपने मोमेंटम को एक्सचेंज करती है। मोमेंटम एक्सचेंज होने के वजह से जिसका ज्यादा मास होगा, अगर मान लेते हैं ए बॉडी बहुत बड़ी है, बी बॉडी बहुत छोटी है, तो ए बॉडी ज्यादा मूव नहीं करेगी, बी बॉडी उससे स्ट्राइक होकर पीछे की तरफ आ जाएगी, बट ए बॉडी मूव नहीं करेगी बिकॉज उसका वेट बी के कंपैरिजन में बहुत बड़ा है। इस रीजन की वजह से कोलिजन फोर्स मास पे भी डिपेंड करती है। पर अगर बहुत शॉर्ट में और सिंपल बोलूं कोलिजन फोर्स के बारे में, तो जब भी कोई दो मोशन बॉडी स्ट्राइक करेंगी वो हमेशा अपनी डायरेक्शन में चेंज हो जाएंगी, मतलब कि एक दूसरे के ऊपर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स अप्लाइड करेंगी और अपने फोर्स की डायरेक्शन को चेंज कर लेंगी। नेक्स्ट इज योर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस क्या होती हैं? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस को हम लोग एक और नाम से जानते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं फील्ड फोर्सेस। फील्ड फोर्सेस क्यों बोला जाता है इनको? क्योंकि ये बिना कांटेक्ट में आए अप्लाई होती हैं, और इनको हम लोग एक और नाम से फील्ड फोर्सेस जानते हैं बिकॉज मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक रिक्वायर्ड फील्ड होती है
जो कि एक मैग्नेट या चार्ज के सराउंडिंग में होती है, और इसी नाम से हम लोग इसको फील्ड फोर्स भी बोलते हैं। अब मैग्नेटिक फोर्स क्या होती है? मैग्नेटिक फोर्स जानने से पहले एक सिंपल सी चीज बता दूं कि मैग्नेट जो होते हैं उनके ऊपर दो पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल। तो अगर मैं मैग्नेट ले लूं नॉर्थ पोल, एक यहां पे मैंने मैग्नेट ले रखा है नॉर्थ साउथ पोल का, और एक दूसरा मैग्नेट है नॉर्थ और साउथ पोल का, दूसरा यहां पे नॉर्थ साउथ साउथ और नॉर्थ। तो पहले डायग्राम में जरा एक चीज देखो, उससे पहले एक बता दूं चीज कि नॉर्थ नॉर्थ मतलब कि लाइक चार्ज लाइक पोल्स जो होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, और दो अनलाइक मैग्नेटिक पोल्स एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। अब यहाँ पे अट्रैक्शन और रिपल्शन हो रहा है, इसका मतलब कि वहां पे कोई फोर्स तो जरूर होगी, और वो फोर्स हमारे पास क्या कहलाती है, मैग्नेटिक फोर्स। तो सिंपल सी डेफिनेशन बोलूं तो फोर्स बिटवीन मैग्नेटिक पोल्स इज नोन एज मैग्नेटिक फोर्स। तो यहां पे मैग्नेट का जरा डायग्राम में देखो, पहले वाले केस में हो क्या रहा है कि एक मैग्नेट अगर मैं दूसरे मैग्नेट के पास के ले जाता हूं और उनकी पोलैरिटी डिफरेंट है, मतलब नॉर्थ साउथ होंगे, तो उनके बीच में क्या राइज हो जाएगी, अट्रैक्टिव फोर्स। वो दोनों दूसरे मैग्नेट को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। और यहां पे देखो सेकंड केस में जब उसकी पोलैरिटी सेम हो जाएगी, मतलब सेम पोलैरिटी के हो जाएंगे लाइक पोल्स, तो यहां पे क्या होगा, ये चार्ज क्या करेगा, सॉरी ये पोल इस पोल को क्या करेगा, अपोज करेगा, रिपेल करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, रिपेल हो जाएगा। अब ये तो समझ में आ रहा है कि अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स यहां राइज हो रही है, बट हो क्यों रही है, उसका बहुत एक सिंपल सा टर्म है, वो है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से मैग्नेट एक दूसरे मैग्नेट को अट्रैक्ट भी कर सकता है और रिपेल भी कर सकता है। नेक्स्ट इज योर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मैग्नेटिक फोर्स जैसा ही होता है, बट यहां पे मैग्नेट की जगह क्या लेते हैं हम लोग, चार्जेस लेते हैं। अब हमें पता है कि दो लाइक चार्जेस मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो ये चीज याद रखना है कि दो लाइक चार्जेस एक दूसरे को हमेशा क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो इस चीज को लिख लो। दूसरा, अगर एक नेगेटिव एक पॉजिटिव या पॉजिटिव या नेगेटिव मतलब अनलाइक चार्जेस हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। इनके बीच में जो फोर्स अप्लाइड होती है वो कैसी होती है, अट्रैक्टिव होती है। अब यहां पे एग्जांपल समझा देता हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक के लिए। तो यहां पे देखो, अगर मैं एक इसका एग्जांपल सिंपल सा दूं जो हम लोग कर भी चुके हैं डेली स्कूल वगैरह में, एक एक्टिविटी हम लोग करते थे एक्सपेरिमेंट के टर्म में, कि हम लोग स्केल को अपने हेयर्स के ऊपर रब करते थे, और एक सर्टेन टाइम बाद होता क्या था कि वो स्केल पॉजिटिवली चार्ज हो जाती थी। फिर जब हम लोग उसको एक छोटे छोटे पेपर्स के पास लेके जाते तो पेपर उसके तरफ क्या होते थे, अट्रैक्ट होते थे। उस अट्रैक्शन का यहाँ पे रीजन ये है कि पॉजिटिव नेगेटिव को क्या करता है, अट्रैक्ट, मतलब स्केल मेरी पॉजिटिवली चार्ज हो गई है और जो छोटे छोटे पेपर्स हैं वो क्या हो गए, नेगेटिवली चार्ज। उसी एग्जांपल को हम लोग थोड़ा सा डायग्राम से समझ लेते हैं। यहाँ पे देखो मैंने ग्लास की रॉड ले रखी है जिसको मैं सिल्क के क्लॉथ से क्या कर रहा हूँ, रब कर रहा हूँ। तो जब मैं सिल्क के क्लॉथ से ग्लास की रॉड को रब करूंगा तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, और जब मैं उसको छोटे छोटे पेपर पीसेस के पास लेके आऊंगा जो नेगेटिवली चार्ज होंगे तो वो उसकी तरफ क्या हो जाएंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे, और यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स अप्लाइड होगी। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो एक पॉइंट यहाँ पे याद रखना, फोर्स एक्सर्टेड बाय चार्ज बॉडी ऑन अनदर चार्ज और अनचार्ज बॉडी इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक। मतलब जरूरी नहीं है कि बॉडी हमेशा चार्ज ही हो, अनचार्ज बॉडी के बीच में भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग सकती है। यहाँ पे दूसरा डायग्राम देख लो। यहाँ पे मेरे पास दो स्टिक्स हैं, एक स्टिक को मैंने क्या कर दिया, नेगेटिवली चार्ज रखा है, और दूसरी स्टिक में जब उसके पास पॉजिटिवली चार्ज स्टिक को लेके आऊंगा तो उसके टुवर्ड्स क्या हो जाएगी, अट्रैक्ट हो जाएगी। तो ये था हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। नेक्स्ट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में सबसे ज्यादा एलोबरेट किया जा सकता है इसको। क्यों? क्योंकि हमारे जितनी भी आसपास की चीजें हैं वो ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से अफेक्ट होती हैं। जैसे अगर हर चीज, किसी भी बॉल को मैं ऊपर की तरफ फेंकता हूं, नीचे क्यों गिर जाती है, क्योंकि वो उसके ऊपर एक फोर्स अप्लाइड होती है जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रेविटी। तो ग्रेविटी अप्लाइड होने का जो रीजन होता है वो ये होता है कि यूनिवर्स में हर ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स लगा होता है, भले वो ऑब्जेक्ट छोटा हो या बड़ा हो, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, एक फोर्स के थ्रू अट्रैक्ट या अट्रैक्ट करते हैं। उसी को हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। और एक और पॉइंट याद रखना, जैसे यहां पे हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव हो सकती है, पर हमारी जो तीसरी फील्ड फोर्स होती है या नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स, वो हमेशा अट्रैक्टिव होती है, ऑलवेज। तो ये पॉइंट लिख लो इसमें, ऑलवेज अट्रैक्टिव। ग्रेविटी हमेशा अट्रैक्टिव ही होती है, कभी भी रिपेल नहीं कर सकती है।
तो हर ऑब्जेक्ट यूनिवर्स में एक दूसरे ऑब्जेक्ट पे क्या लगा रहा है, फोर्स, मतलब अट्रैक्टिव फोर्स, जिसकी वजह से वहां पे एक फोर्स अराइज होती है जिसको ग्रेविटेशनल फोर्स बोला जाता है। ग्रेविटेशनल फोर्स हम लोग जो स्टडी करते हैं वो अर्थ के बाहर स्टडी किया जाता है। मतलब कि अगर मैं टर्म के बात करूं तो ग्रेविटेशनल फोर्स हम लोग कैपिटल जी से डिनोट करते हैं, जो अर्थ के बाहर लगता है लार्जर बॉडीज पे, और जो अर्थ के ऊपर हम लोग अंदर कंसीडर करते हैं उसको ग्रेविटी बोलते हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटी में थोड़ा सा डिफरेंस है कि ग्रेविटी हम लोग अर्थ के अंदर कंसीडर करते हैं क्योंकि अर्थ की खुद की ग्रेविटी की वैल्यू है वो है 9.8। तो 9.8 मतलब जो हमारे पास फोर्स अराइज होगी अर्थ के मास के वजह से, जो ग्रेविटी होगी वो कितनी होगी, 9.8 होगी। तो ये हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाता है। अब अच्छा, ग्रेविटेशनल फोर्स न्यूटन ने दिया था, और जो ये एक बहुत बोरिंग सी कहानी है कि बता देते हैं लोग कि वो न्यूटन नीचे एप्पल ट्री के नीचे बैठे थे, उनके ऊपर सर के ऊपर एक एप्पल गिरा एंड ही जस्ट थॉट कि ही थॉट अ लॉ। ऐसा नहीं हुआ था। जनरली उनको इंस्पिरेशन मिली थी एप्पल की ट्री को देखते हुए कि जब वो उन्होंने देखा अपने विंडो से एप्पल हमेशा नीचे की तरफ गिरते हैं, और इससे पता चला उन्होंने क्वेश्चन किया कि हर चीज नीचे की तरफ ही क्यों गिरती है, मून है, मून क्यों नहीं नीचे गिर जाता, क्योंकि मून हमें दिखता है स्काई में, उसको किस चीज ने वहां पे रोक रखा है, और इसी इंस्पिरेशन से लेकर उन्होंने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमें दिया। नेक्स्ट, सम थिंग्स दैट यू हैव टू नो अबाउट फोर्स। तो फोर्स एक टाइप की क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो वेक्टर क्वांटिटी का मतलब होता है जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, मतलब कुछ वैल्यू हो, और क्या हो, डायरेक्शन। तो जिस वैल्यू के पास मैग्नीट्यूड और क्या हो, सॉरी, जिस मतलब क्वांटिटी के पास क्या हो, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, उसको वेक्टर क्वांटिटी बोला जाता है। तो फोर्स हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। दूसरा पॉइंट क्या है, द सम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स इज जीरो। तो दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स का सम क्या होता है, जीरो होता है। तीसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसकी एसआई यूनिट याद रखना, न्यूटन। एज ऑनर हम लोगों ने न्यूटन को यूनिट इसकी दे रखी है फोर्स की, तो कैपिटल एन से हम लोग क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, और एक और यूनिट होती है इसकी, किलोग्राम फोर्स। नेक्स्ट, आफ्टर नोइंग द फोर्स, अब हमारा पहला टॉपिक जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग जो स्टार्ट है वो है लीनियर एंड ट्रांसलेशनल मोशन। अब फोर्स के बारे में जो बताने का मेरा लॉजिक था, क्योंकि अगर फोर्स नहीं समझ में आएगा तो हम लोग मोशन को अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि बार बार ये फोर्स वर्ड यूज होने वाला है। इस वजह से मैंने फोर्स को थोड़ा सा डिस्क्राइब फॉर्म में समझा दिया कि फोर्स क्या होता है, कितने टाइप का होता है और कैसे अप्लाइड होता है। अब बात करते हैं मोशन। मोशन क्या होता है, अगर मैं मोशन को डिफाइन करूं तो मोशन एक टाइप की स्टेट होती है, या तो कोई बॉडी यूनिवर्स में रेस्ट में होगी या मोशन में होगी। तो मोशन एक टाइप का स्टेट होता है। अब यहां पे मैं बात कर रहा हूं लीनियर और ट्रांसलेशनल मोशन। तो किसी भी बॉडी की मोशन को हम लोग दो तरीके से पढ़ सकते हैं, पहला लीनियर या ट्रांसलेशनल मोशन और दूसरा रोटेशनल मोशन। तो पहले बात करते हैं लीनियर की। तो लीनियर मोशन का मतलब क्या होता है, अच्छा, डेफिनेशन याद करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि डेफिनेशन जो दी गई है वर्ड उसको डिकोड कर दो। तो लीनियर का मतलब होता है कोई चीज कांस्टेंट या स्ट्रेट वे में चल रही है। तो लीनियर मोशन भी इसी तरीके से डिफाइन किया जा सकता है, अगर कोई बॉडी स्ट्रेट पाथ चल रही है, अगर किसी बॉडी का पाथ स्ट्रेट है और वो मोशन में है, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, लीनियर मोशन। तो यहाँ पे एग्जांपल पे डायग्राम में देखो, अगर एक बॉल को मैं पुश करूं इस डायरेक्शन में, और जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाइड की गई है उसी डायरेक्शन में अगर बॉल आगे की तरफ मूव करे, उसको हम लोग बोलते हैं लीनियर मोशन या ट्रांसलेशनल मोशन। तो हम लोग लीनियर और ट्रांसलेशनल मोशन डेली लाइफ में करते हैं, बट एक सर्टेन टाइम तक, सर्टेन टाइम या सर्टेन डिस्टेंस तक ही किया जा सकता है। कोई भी बॉडी कांस्टेंट लीनियर मोशन नहीं कर सकती। क्यों, क्योंकि एक सर्टेन टाइम बाद वो टर्न तो जरूर लेगी, मतलब उसमें एक रोटेशनल मोशन जरूर होगा। और इसी केस के वजह से हमारे पास दूसरा मोशन जो होता है वो होता है रोटेशनल मोशन। अब रोटेशनल मोशन क्या होता है, अगर कोई बॉडी एक जगह से पाइवटेड है, पाइवटेड मतलब कि वो एक जगह से फिक्स है और उसके ऊपर मैं उसके ऊपर मैं फोर्स लगाऊं, जैसे हमारे जो स्टीयरिंग व्हील्स होते हैं कार के, वो पॉइंट सेंटर से फिक्स होते हैं, और जब हम लोग स्टीयरिंग व्हील को लेफ्ट राइट करते हैं, मतलब फोर्स अप्लाइड करते हैं, तो हमारे व्हील्स भी उसी डायरेक्शन में मूव करते हैं और हमारी कार की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। इट मींस कि जब हम लोग स्टीयरिंग पे फोर्स लगाते हैं, जिस डायरेक्शन में हमें कार को टर्न करना है उसी डायरेक्शन में हमारी कार टर्न हो जाती है, और हमारी जो कार है उसी डायरेक्शन में मूव होती है, और इसी को हम लोग बोलते हैं रोटेशनल मोशन। मतलब अगर मैं किसी बॉडी पे फोर्स लगाऊं और वो सेंटर में पाइवोटेड हो और वो एक अपने एक्सिस पे रोटेट कर रहे, तो उसको बोला जाता है रोटेशनल मोशन। तो रोटेशनल मोशन एक झूले से समझा जा सकता है, मैरीगो। तो मैरीगो जो झूले पे होता है क्या है कि एक डायरेक्शन, जैसे यहाँ पे 4-5 लोग खड़े हैं और बाहर से एक पर्सन क्या करता है, फोर्स लगाता है। जिस डायरेक्शन में वो फोर्स लगाता है उसी डायरेक्शन में मोशन भी होता है। एक और चीज इसमें याद रखना, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया जाएगा उसी डायरेक्शन में वो फोर्स मूव भी करेगा।
अब एक यहां पे टर्म अराइज होता है कि सेंटर से कितनी डिस्टेंस दूर पे मैं फोर्स लगाऊं कि वो फोर्स इफेक्टिव हो, मतलब कि वो बहुत तेजी से जो रोटेशनल मोशन होगा वो कैसे होगा, वो डिपेंड करता है कि सेंटर से हम लोग कितनी दूरी पे बॉडी को मोशन फोर्स लगा रहे हैं, वो हमारे पास क्रिएट करता है एक नए फिनोमिना को जिसको बोला जाता है टॉर्क। तो टॉर्क रोटेशनल मोशन से लिंकअप है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में टॉर्क समझाऊंगा। तो टॉर्क समझने के लिए रोटेशनल मोशन समझ में आना चाहिए। तो इस वीडियो को ध्यान से समझना और जितने भी कॉन्सेप्ट पीछे समझाए उसको क्लियर आउट कर लेना। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं। टिल देन, थैंक यू।